अपना अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, काफी सारे प्रकार है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका जो द्रव्यमान होता है न तो वहाँ कोई निर्माण होता है और ना ही वहाँ विनाश होता है। तो फिर सर पदार्थ आते कहाँ से हैं मिश्रण के अंदर, पदार्थ टूटकर ठीक है आपस में विस्थापित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। लेकिन अभिक्रिया के दौरान न तो कोई पदार्थ आता है न ही कोई पदार्थ नष्ट होता है। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। अपनी पहली अभिक्रिया संयोजन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ संयोजन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसके अंदर जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर आप ऐसे कह सकते हो दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक या तो दो होंगे या उससे ज्यादा होंगे अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना संयोजन अभिक्रिया में केवल एक ही उत्पाद होगा, बस ये उसकी पहचान है। कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो कोई भी समीकरण आप देख रहे हो अगर उसमें एक उत्पाद है लास्ट में तो वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, लेकिन अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। देखो एग्जांपल है CaO और H2O, CaOH2 ठीक है प्लस उष्मा। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या बिना बुझा हुआ चूना है, अपन कली करने के लिए घर पे काम में लेते हैं ना जो चूना वो है। इसमें अपन क्या करते हैं, जल डालते हैं, पानी डालते हैं। इसमें मान लो कोई भी मटकी है, टंकी है पानी की, ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं। चूना मिला के उसमें जल डालते हैं, जल डालते उससे बुझा हुआ चूना बनता है। ये ध्यान रखना मोस्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखो। तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaO, और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है। अब जैसे अपन इसके अंदर पानी मिलाएंगे, पानी मिलाते ही ये एकल उत्पाद का निर्माण हो गया। देखो यहाँ कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। अब आपको पता है कि कली के अंदर यानी चूने में जब हम पानी डालते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। जैसे मान लो अगर आपने मटकी में डाला तो मटकी फूटने के चांस रहते हैं क्योंकि अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कि उसमें से क्या बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, उष्मा लिखा। ठीक है, क्या बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना हो गया, बुझा हुआ चूना। अब देखो यहाँ दो उत्पाद सॉरी दो अभिकारक है या फिर आप ये कह सकते हो दो पदार्थ है, ये दोनों मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। केवल एक उत्पाद है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये सर आगे आपने उष्मा भी लिखा, उष्मा को हम इस पदार्थ के अंदर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अवस्था है कि इसमें से अपन ने ये दर्शाया कि उष्मा बाहर निकल रही है। कोई भी पदार्थ बाहर निकलता ना तो अपन ऐसे तीर के निशान के द्वारा भी दर्शा सकते हो ऊपर की ओर, इसमें से कुछ बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब अपने पास कुछ अन्य उदाहरण है संयोजन अभिक्रियाओं के। ठीक है, जैसे कोयले का दहन, आप सभी घर में कोयला जलाते हो सिगड़ी के अंदर। देखो ये कार्बन है, कोयले का फॉर्मूला होता है C, इनकी जो सूत्र प्रतीक होता है वो क्या होता है, C होता है। ये क्या है, कार्बन है। ये ऑक्सीजन है। कोई भी पदार्थ इस संसार के अंदर किसी भी पदार्थ को आपको जलाना तो वहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी। बिना ऑक्सीजन के कोई सा भी पदार्थ नहीं जल सकता है। तो यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, CO2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो पदार्थ है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जल का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होता है सर, जल का निर्माण देखो कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, जल बनाते हैं। H2O जल होता है। अब देखो यहाँ पर इसको संतुलित कर रखा है। H2 हाइड्रोजन के 4 अणु है, इधर भी 4 अणु है, इधर ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन के 2 है, या कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2, या कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना बेटा, ये मोस्ट है। कोयले के दहन के आपसे समीकरण पूछ ली जाएगी तो C + O2 CO2 हो गया। जल के निर्माण की अभिक्रिया बताओ तो H2 + O2 2H2। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आप अपने घरों के अंदर सफेदी करते हो। ठीक है, क्या करते हैं अपन अपने घरों के अंदर सफेदी करते हैं। तो सफेदी करने के 3-4 दिन बाद में कुछ चमकने लग जाती है।
क्या हो जाता है, चमकने लग जाती है, मतलब आपका मकान ऐसे खिलता है दूर से ही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप सफेदी करते हो, सफेदी करने के बाद में जो ये बुझा हुआ चूना होता है, क्या होता है, बुझा हुआ, सफेदी करने के बाद में चमक क्यों आ जाती है? अब देखो क्या होता है कि ये आपका बुझा हुआ चूना है, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना क्या करता है कि हमारे वायुमंडल के अंदर मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस मौजूद होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। इससे ये क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, CaCO3 का निर्माण करता है। इस कारण से हमारी जो दीवारें हैं वो क्या हो जाती है, चमक जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। इसमें से जल बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? जल बाहर निकल जाता है। देखो मैं समीकरण आपको बता रहा हूं, ये तो देखिए समीकरण ऐसे बढ़ेगी इसकी, CaOH2, ठीक है। ये किससे क्रिया करेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, CaCO3 का निर्माण करेगा, ठीक है। और इसमें से जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए यही रीजन है कि घरों के अंदर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद में उस परत में चमक आ जाती है, मतलब एक छोटी परत बन जाती है। वो कौन सी परत होती है, CaCO3 की परत होती है, और हमारा मकान चमकने लगता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ये संयोजन की बिल्कुल उल्टी है। संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। केवल एक पदार्थ होता है जो क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। मतलब जस्ट ये इसकी उल्टी हो गई, ठीक है। इसको इधर लिया और इसको इधर लिया हो, ठीक है। यहाँ पर एकल पदार्थ हो जाएगा और ये क्या करेगा, उत्पाद यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे। देखिए इसके समीकरण, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया जो है उसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है। जैसे NH3Cl है या NH4Cl है, ये टूट गया, टूट कर क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। NH3 + HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा CaO। अभी अपन ने पढ़ा था CaO क्या होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से यहाँ 2FeSO4 ये ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर टूटेगा, टूट के क्या करेगा, Fe2 क्या करेगा, Fe2O3 + SO2 + SO3 का निर्माण करेगा। यहाँ पर ये फेरस सल्फेट है, ठीक है, क्या है, फेरस सल्फेट, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। यहाँ डाई इसलिए लगा, दो ऑक्सीजन के अणु आ रहा है, यहाँ ट्राई लगाएंगे क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन के अणु आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2Fe, यहाँ 2 आयरन के अणु है, यहाँ 2 आयरन के अणु है, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 सल्फर के अणु हैं, तो यहाँ पर 2 सल्फर के अणु। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 4 दूनी 8 है, तो यहाँ कितने हैं, 3 तो 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब देखिए वियोजन, जो देखो वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अपघटन होता है। अपघटन का मतलब ये टूट जाते हैं, ठीक है, और टूट कर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में देखिए, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है उष्मीय वियोजन।
इसमें क्या होता है, जब कोई यौगिक उष्मा के प्रभाव से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, मतलब कोई भी यौगिक होता है वो क्या होता है, उष्मा के प्रभाव से क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे अभी पढ़ने समीकरण ऊपर पढ़ी थी, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या होता है, उष्मा के प्रभाव से। अब देखो अभी हमने पहले भी पढ़ा था समीकरण को, तो मैंने क्या किया, यहाँ ताप दाब की अवस्था को यहाँ समीकरण के जो तीर का निशान है उसके ऊपर मैंने दर्शा दी उष्मा को, ठीक है। यहाँ क्या बन गया, CaO बन गया प्लस CO2 इसमें से बाहर निकल गया, ये एकल पदार्थ था, ठीक है, ये टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण किया। ये किसकी उपस्थिति में टूट रहा है, उष्मा की उपस्थिति, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, उसमें वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। मतलब जब कोई भी यौगिक उष्मा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, CaCO3, ठीक है, तीर का निशान, उसके ऊपर अपन क्या दर्शाएंगे, उष्मा का दर्शाएंगे और उसके बाद में टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 का निर्माण करेगा, ठीक है। सेकंड है प्रकाश द्वारा वियोजन, इसमें भी क्या होता है, जब कोई यौगिक प्रकाश के प्रभाव से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उष्मा था और यहाँ पर प्रकाश आ गया, चेंजेस और कुछ भी नहीं है। देखो तो HCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। थर्ड है विद्युत अपघटन, इसमें भी क्या होगा, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, जब कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जैसे हाइड्रोजन, जब जल के अंदर अपन करंट प्रवाहित करते हैं ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, H2 और O2 बनाते हैं। अगली समीकरण है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सॉरी अभिक्रिया है अगली। अब देखिए अपनी अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर विस्थापन होगा, किसका होगा वो देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, यहाँ पर Zn है, जिंक है प्लस CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ ZnSO4 हो गया प्लस Cu हो गया। अब देखो यहाँ देखने लायक बात क्या है कि Zn ने देखो क्या किया है, इस Zn ने क्या किया है कि यहाँ खुद Cu को तो इसने क्या कर दिया, हटा दिया और यहाँ जरूर खुद आ गया। देख सकते हो आप कि ZnCu को, अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है और बेचारा ये कम एक्टिव है। एक्टिव का फर्क पड़ता है, जो बच्चे ज्यादा पढ़ने में एक्टिव होते हैं आगे निकल जाते हैं, जो एक्टिव नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि Zn जो था उसने Cu को हटा दिया, लात मारी कि तू जा, मैं आऊंगा यहाँ तो ये देखो यहाँ Zn सब आ गया, Cu को बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से A भी क्या कर रहा है, Cu को भगा रहा है कि तू जाए यहाँ से, मैं आ रहा हूँ तेरी जगह, ठीक है। तो इसने क्या किया, Cu को बाहर निकाल दिया और खुद इसकी जगह आ गया। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या था, अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर क्या होता है, आयन आदान प्रदान होते हैं, ठीक है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, देखो Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, BaCl2 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Ba तो यहाँ चला गया बेरियम, तो ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, NaCl बना, तो ये सोडियम जो है इसके साथ में आ गया, है ना, बदल के, ठीक है। ये तो इसके पास आ रहा है, ये इसके पास में आ रहा है, मतलब अदला बदली हो गई। तो ये BaSO4 बन गया, यहाँ NaCl बन गया। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ये ध्यान रखना, नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है CuSO4 है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो Cu सोडियम कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये Cu इसके साथ में आ गया और ये इसके साथ में चला गया, Na2SO4 बन गया और यहाँ पर CuOH2 बन गया। इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया। एक आयन दूसरे के पास जा रहा, दूसरा उसके पास जा रहा, जहां से आया था। यहाँ पर ये था Ba जो था या SO4 के साथ में आ गया, Na जो था वो किसके साथ में आ गया, क्लोरीन के साथ में आ गया, और इस प्रकार से इसमें अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से देखना,
वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है कि सर अब ये क्या आ गया कि उपचयन और अपचयन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन रेडॉक्स अभिक्रिया समझ लेते हैं, फिर उपचयन और अपचयन के बारे में बता दूंगा। उपचयन होता है एक पदार्थ का तो दूसरे का क्या होता है अपचयन होता है। अब देखो उप का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि ऊपर जाना और अप का मतलब होता है नीचे आना। यहाँ पर जो मतलब मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, उप यानी ऊपर जाना और अप यानी नीचे आना। अब देखो ये एक समीकरण में यहाँ लिखिए, इसको देखना ध्यान से, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2। अब देखो इसमें क्या हुआ वो देखो कि CuO था, यहाँ ऑक्सीजन थी, इसके पास थी ऑक्सीजन, Cu यानी कॉपर के पास में थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। किसके पास आ गई सर हाइड्रोजन के पास आ गई, हाइड्रोजन के पास में आ गई ना ऑक्सीजन। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि H2 जो था यहाँ ऑक्सीजन दे दिया, तो ये क्या हो गया उपचयन हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है बच्चों कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि कर रहा है। मतलब उपचयन में क्या होता है, उपचयन की परिभाषा सुन लो आप ध्यान से कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। यहाँ पर कि ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो H2O ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर कम हो जाएगा। और अपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आगे मैं इसके एग्जाम्पल्स और बताऊंगा आपको उपचयन और अपचयन की, उसके अंदर आप और समझ लेना कि हाइड्रोजन कैसे कम हो रहा है, हाइड्रोजन कैसे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल इतना ही समझ लो आप कि उपचयन में क्या होता है ऑक्सीजन बढ़ता है और अपचयन में क्या होता है ऑक्सीजन कम होता है। CuO के पास ऑक्सीजन थी जबकि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका अपचयन हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, यहाँ मतलब यहाँ क्या हो गया उपचयन हो गया। ऐसे ही यहाँ देख लो जिंक ऑक्साइड है ZnO, तो Zn के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है जबकि यहाँ पर थी, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका अपचयन हो गया। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया उपचयन हो गया। अपचयन और उपचयन की मैं अलग से अभी और आपको ये समीकरण समझा दूंगा। अब देखो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है ऊष्मा बाहर निकलती है, नाम से पता चल रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है शोषण यानी अवशोषण होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जी हाँ क्या होता है ऊष्मा का अवशोषण होता है। वो कैसे होता है सर, देखो जी कैसे होता है। C+O2 है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। क्या बाहर निकल रही है ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ये क्या हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। और यहाँ पर देखो H2 और आयोडीन HI बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो नाम से पता चल रहा है कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। बच्चों ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसको अपचयन या उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं अपन, दोनों को संयुक्त रूप से ले सकते हैं, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब देखो एक नोट में नहीं यहाँ लिखा है, इस नोट में मैंने क्या लिखा है कि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा बाहर निकलती है। जी हाँ, जब हम श्वसन लेते हैं ना तब क्या बाहर निकलती है ऊर्जा बाहर निकलती है। सर कैसे निकलती है, वो देखो कैसे निकलती है। तथा हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे बॉडी के अंदर मतलब हमारी पूरी बॉडी किन से बनकर बनी हुई है सेल से बनी हुई है, ठीक है। उन कोशिकाओं में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ना ग्लूकोज कौन होता है ग्लूकोज, वो क्या करता है ऑक्सीजन से जुड़कर CO2 तथा H2O बनाने के साथ साथ ऊर्जा भी बाहर निकालता है। अरे भाई हमें ऊर्जा मिलती कैसे है शरीर में, ऐसे ही तो मिलती है। हम भोजन कर लेते हैं सुबह, उसको खा लिया पचा लिया और हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा सारी संरक्षित हो जाती है। और जैसे ही
वो हम सांस लेते हैं, उस हर सांस के साथ हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती रहती है। और इस प्रकार से जो हमारा भोजन होता है वो काम में आता रहता है। और जब ऊर्जा नहीं बचती है तो हमारा शरीर क्या कहता है कि मेरे को भोजन की जरूरत है, और हमें क्या लगती है, भूख लगती है। तो श्वसन भी एक प्रकार से क्या है, ऊष्मा जो क्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया आपको श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, ये श्वसन का समीकरण है। ठीक है, रासायनिक समीकरण है C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ये सूत्र याद कर लेना, अपने भेजे में सेट कर लेना इसको। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ये किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊष्मा बाहर निकालता है। अब अभी मैंने बताया आपको कि श्वसन भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों है, उसका रीजन यही है कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ, अब पदार्थ दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्रिया करके क्या करते हैं, अविलेय पदार्थ का निर्माण करते हैं। अविलेय पदार्थ क्या होता है, जो घुलता नहीं है। जैसे मिट्टी को अपन पानी में नहीं घोल सकते ना, वैसे एक पदार्थ का निर्माण होता है अभिक्रिया के अंदर, उसे अविलेय पदार्थ कहा जाता है। अविलेय पदार्थ का निर्माण करता है, ये अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया, उस अभिक्रिया के अंदर मान लो कोई पदार्थ बन रहा है जो उस विलेन के अंदर अविलेय यानी घुल नहीं रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप। और ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल बता रखा है Na2SO4, ठीक है, BaCl2, ये क्या कर रहा है, BaSO4 का निर्माण कर रहा है। बेरियम सल्फेट Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। ये बेरियम क्लोराइड क्या कर रहा है, सॉरी ये दोनों पदार्थ मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, BaSO4 प्लस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर BaSO4 क्या है, एक अविलेय पदार्थ यानी अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप है। देखो Na2SO4 था, BaCl2 था, यहाँ पे क्या हुआ कि Ba जो था वो किसके साथ में चला गया, SO4 के साथ में चला गया। NaCl2 किसके साथ में आ गया, सॉरी दोनों एक जगह हो गई है, Na और Cl दोनों एक जगह हो गई, सोडियम क्लोराइड नमक का निर्माण कर लिए, और ये BaSO4 मिलकर अवक्षेप बना लिए। अभी अपने द्वितीय स्थापना अभिक्रिया पढ़ी थी ना, वैसा यहाँ कुछ हो रहा है, याद आया आपको। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये द्वितीय स्थापना अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है जो अवक्षेपण अभिक्रिया को बताता है। ठीक है, अब अपने अपना अगला टॉपिक लेते हैं।